नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि अवधिया, प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट नागार्जुना पीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर। आज हम बातचीत करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक यानी हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर पर। ये बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 में यूनिट 3 का एक विषय है जिसमें आप अनुनाद पढ़ते हैं। वास्तव में ये जो अनुनादक है ये हवा में उत्पन्न होने वाले दोलनों के कारण होने वाला अनुनाद है। आइए देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक क्या है और कैसे काम करता है। हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक एक बहुत ही सरल यंत्र होता है। ये एक गोलाकार या बेलनाकार आकार का पात्र होता है जिसका आकार और आयतन हमें ज्ञात होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसकी संरचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसका बेलनाकार पोर्ट या जिसको गर्दन कहते हैं, और ये गर्दन वाला हिस्सा या नेक वाला हिस्सा बहुत ही सकरा होता है। इस हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के दूसरे सिरे पर एक और होल होता है ताकि हवा जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रैवल कर पाए। और क्योंकि कोई भी पात्र हो उसके अंदर खाली होने की अवस्था में हवा तो भरी ही रहती है, तो इस हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के अंदर भी हवा भरी हुई है। जब इस अनुनादक के सिरे पर दबाव का किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन इस नेक में होने वाले सूक्ष्म द्रव्यमान, जो द्रव्यमान हवा का द्रव्यमान है, उस पर पड़ता है और वो एक पिस्टन की तरह काम करता है और वो उस दबाव को ट्रांसफ़र कर देता है पात्र के अंदर। इससे पात्र के अंदर की हवा पे दबाव बढ़ जाता है और हवा पे दबाव बढ़ेगा तो उसमें संकुचन हो जाएगा। फिर बाहर दबाव कम होता है तो अंदर भी दबाव जो है वो कम होने की कोशिश करेगा। तो अंदर का दबाव ज़्यादा और बाहर का दबाव कम, तो हवा बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो पिस्टन है ये उसे बाहर नहीं जाने देगा। और जब तक हवा विस्थापित होकर इस सिरे तक पहुंचती है तब तक जिस सिरे से हवा जो है उसने चलना शुरू किया उस सिरे पर दबाव कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रेशर ग्रेडियंट लगातार उत्पन्न होता रहता है इस बर्तन के भीतर, और इसी कारण इसकी संरचना जो है इतनी विशेष होती है। ये जो सक्रिय गर्दन है ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है। और इस स्थिति में ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कोई स्प्रिंग दोलक काम करता है। जैसे स्प्रिंग में जो मास बंधा, द्रव्यमान बंधा रहता है, उस द्रव्यमान पर हम कोई लोड लगाते हैं तो वो स्प्रिंग को खींचता है, और जब स्प्रिंग जो है उसका प्रत्यानयन बल उसको वापस अपनी स्थिति में ले आता है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग लगातार दोलन करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो एयर भरी हुई है हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक में, ये लगातार संपीड़ित होती है जब बाहरी दबाव बढ़ता है, तो मतलब इसकी परतें पास पास आ जाती हैं हवा की, और जब दबाव कम होता है तो ये परतें दूर दूर चली जाती हैं। फिर दबाव बढ़ता है तो ये परतें पास पास हो जाती हैं, और इस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं इस हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के भीतर। तो देखा आपने, एक छोटी सी संरचना में बदलाव की वजह से, इस सूक्ष्म गर्दन की वजह से हमें कितनी महत्वपूर्ण घटना देखने को मिल रही है। क्योंकि हमें हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का प्रयोग करके अलग अलग आवृत्तियों को सूक्ष्मता से विश्लेषित करना होता है, तो हमको अलग अलग आकार और आयतन के हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक चाहिए होते हैं। तो एक यूनिवर्सल रेजोनेटर इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया है जिसके आयतन को हम लगातार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि एक बेलन ये है और दूसरा बेलन ये है। इन बेलनों को एक दूसरे पर स्लाइड करके हम अंदर की हवा का आयतन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके आकार और आयतन पर ही इस अनुनादक की आवृत्ति निर्भर करती है, जो कि इस अनुनादक की स्वाभाविक आवृत्ति कहलाती है। तो आइए अब हम इस अनुनादक की स्वाभाविक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को डिराइव करते हैं। मान लीजिए जो हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक है
उसका जो नेक है उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है और जो हवा भरी हुई है उसका घनत्व ρ है। तो ये जो एयर पिस्टन यानी कि ये जो नेक वाला एरिया है जो एयर पिस्टन की तरह काम करता है, उसमें भरी हुई हवा का द्रव्यमान कितना होगा? L इंटू A, यानी कि उस एरिया और लेंथ का गुणनफल आयतन के बराबर हो गया और इसको हवा के घनत्व से गुणा कर दिया तो ये द्रव्यमान के बराबर हो गया। अगर नेक जो है हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर का, उसके ऊपर हवा का दबाव बढ़ता है और उसके कारण हवा जो है उसमें विस्थापन आ जाता है, वो x दूरी तक चलती है हवा। तो इस x दूरी तक चलने के कारण उस नेक में भरी हुई हवा के आयतन में कमी आएगी। दबाव बढ़ा तो आयतन में कमी आएगी, तो माइनस डेल्टा V का मान माइनस A डॉट x होगा। और चूंकि आयतन में वृद्धि हुई है और आयतन में किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो उसे बल्क मॉडुलस, जो कि एक इलास्टिक कांस्टेंट है, उससे नापा जाता है। तो हम देखते हैं कि बल्क मॉडुलस में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। तो बल्क मॉडुलस जो है वो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। प्रतिबल मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये दबाव में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाय आयतन में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय आरंभिक आयतन, ये हो गई विकृति। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है वो बल्क मॉडुलस कहलाता है। इस सूत्र को अगर हम सरलीकृत करके लिखें तो ये हो जाता है माइनस डेल पी, कैपिटल V ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा V। माइनस साइन इसलिए कि डेल्टा P जो है प्रेशर में, वॉल्यूम में कमी आ रही है और प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत साइन में हैं। तो बल्क मॉडुलस की इस परिभाषा से हम दबाव में आने वाले परिवर्तन या दबाव में जो ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। दबाव में जो ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है ये दबाव एक बल को उत्पन्न करता है और वही बल प्रत्यानयन बल का कार्य करता है, जिसकी वजह से जब दबाव में वृद्धि होती है तो संकुचन और जब दबाव में कमी होती है तो विरलन के रूप में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ये दबाव प्रत्यानयन बल का काम करता है। तो हमको पता है कि जो ये प्रत्यानयन बल यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स है, ये दबाव के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं? अगर दबाव में क्षेत्रफल का गुणा कर दें तो वो हमको बल के मान के बराबर वैल्यू देता है। अब डेल्टा पी जैसे हमने ज्ञात कर लिया है माइनस के डेल्टा V बाई V के बराबर होता है, तो ये मान रख देते हैं। डेल्टा V जो है मतलब नेक में जो हवा भरी हुई है उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन वो उसके क्षेत्रफल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो ये मान भी हम रख देते हैं। और डेल्टा V का मान रखने के बाद जो प्रत्यानयन बल है उसका मान हमको प्राप्त होता है माइनस के A स्क्वायर x डिवाइडेड बाई V। किसी भी लगातार दोलन करने वाले निकाय में दो बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक होता है प्रत्यानयन बल जो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है और वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति में डालने की कोशिश करता है, और दूसरा होता है इनर्शियल फोर्स यानी कि जड़त्वीय बल जो वस्तु की गति को बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर जो इनर्शियल बल का काम है वो एयर पिस्टन के रूप में काम करने वाला सकराव वाला हिस्सा जो है हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का, वो ये काम करता है। तो हम देखते हैं कि ये इनर्शियल फोर्स जो होता है न्यूटन के नियम के अनुसार, ये इनर्शियल फोर्स हमेशा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो नेक में जितनी हवा उपस्थित है उसका द्रव्यमान हमने पहले ही निकाला था, नेक की लंबाई, उसका क्षेत्रफल और हवा के घनत्व के गुणनफल से द्रव्यमान निकल आएगा, और x विस्थापन के कारण उत्पन्न त्वरण जो है d2x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इनर्शियल फोर्स यानी कि जड़त्वीय बल। रेस्टोरिंग फोर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। फॉर इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की अवस्था में रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो जड़त्वीय बल के बराबर होगा। ये हो गया जड़त्वीय बल जो कि रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल के बराबर हो गया। ये इस हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक की गति का समीकरण हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो del 2 x बाई del t स्क्वायर को हम एक तरफ ले जाते हैं
और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ, तो आपको एक समीकरण मिलता है del 2x by del t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KA/LV रो मल्टीप्लाइड बाई x। अब x के साथ ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये कांस्टेंट्स हैं, तो इसको एक कांस्टेंट म्यू से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको एक समीकरण मिलता है जो कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये समीकरण हूबहू सरल आवर्त गति के समीकरण के जैसा ही है। तो हम अगर इसकी तुलना सरल आवर्त गति के समीकरण से करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जिस नियतांक का मान हमने म्यू रखा है वो किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु के लिए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो तुलना करने पर हमें मिलता है कि ये म्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हवा के कॉलम में भी तरंगें उठ रही हैं, दोलन हो रहा है, और इस तरह की सरल आवर्त गति के लिए ओमेगा स्क्वायर का मान जो है वो नियत होता है। तो ओमेगा स्क्वायर का मान हमको पता चल गया, इससे हमने ओमेगा का मान निकाल लिया, और क्योंकि ओमेगा जो है 2π/t के बराबर होता है तो यहाँ से हम हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के आवर्तकाल का मान निकाल लेते हैं, जो प्राप्त हुआ 2π√VL रो डिवाइडेड बाई KA। यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्वनि तरंगों का हवा में जो वेग होता है वो √k/रो से दिया जाता है। तो k/रो का मान हम v² रख सकते हैं √ के भीतर, और √ के बाहर जाने पर वो v² v में बदल जाता है। तो हमें हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला मिलता है 2π/v √VL/A। अब एक और सूत्र हमें मालूम है किसी भी प्रकार के दोलनों के लिए कि उनकी आवृत्ति जो है उनके आवर्तकाल के इन्वर्स के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले का इन्वर्स रख लेते हैं हम, तो हमें मिल जाती है हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक की स्वाभाविक आवृत्ति n बराबर v/2π √A/VL। यहाँ एक ख़ास बात यह है कि क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक जो है वो बहुत सारी आवृत्तियों का मिक्सचर जो होता है उसमें से उस आवृत्ति को अपने से पास होने देती है जो आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। ये एक फ़िल्टर का काम करती है जो बाकी सभी आवृत्तियों को सबसाइड कर देती है, रोक देती है, और सिर्फ उसी आवृत्ति को अपने से पास होने देता है जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। अब हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो उसके पात्र के आकार पर, उसके नेक की संरचना पर देखिए कितनी ज़्यादा निर्भर है। ध्वनि का वेग तो फिक्स है, तो n जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो नेक के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, नेक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो पात्र है हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का उसके वॉल्यूम के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा रहेगा तो कम फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम अगर कम रहेगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। कुल मिलाकर अगर हम अलग अलग आवृत्तियों के लिए अपने हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें नेक का एरिया और लेंथ को कंट्रोल करना चाहिए, और हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का जो पात्र है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहिए। अब हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक में जो अनुनाद मिलता है उस स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि ये अनुनाद बहुत तीक्ष्ण अनुनाद होता है तो हमको इस तरह की इंटेंसिटी दिखाई देती है ध्वनि तरंगों की। ये इंटेंसिटी जो है एक ही फ्रीक्वेंसी के आसपास केंद्रित रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ f0 फ्रीक्वेंसी को ही हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक अपने में से होकर जाने देगा, और उसके बहुत पास की फ्रीक्वेंसी को भी वो अपने से होकर जाने नहीं देगा, क्योंकि उनकी तीव्रता बहुत तेज़ी से घट जाती है। लेकिन क्या हो अगर हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक जो है, अनुनाद की स्थिति में ध्वनि की तीव्रता का वक्र हमको सपाट मिले इस तरीके से। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अनुनाद है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर हम देखें तो एक फ्लैट रीजन जो आपको मिल रहा है F1 से लेकर F2 तक, और इनके बीच भी बहुत सारी आवृत्तियाँ आ सकती हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक जो है, अगर उसका डिज़ाइन में कुछ डिफेक्ट आ गया तो वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ को अपने से होकर जाने देगा और इनको वो अलग अलग नहीं देख पाएगा। तो इसलिए अनुनाद की तीव्रता को हमें हमेशा ज़्यादा रखना होगा ताकि हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक अच्छी तरह से काम कर सके। अब आप कहेंगे कि ये हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक मेरे आसपास तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो हमारे बचपन के खेलों में ये शामिल था। हम अक्सर किसी बॉटल को लेते थे बचपन में, याद होगा अगर आपको, और उस बॉटल के मुंह पर जब हम फूंकते थे तो वहाँ से सीटी की आवाज़ आती थी, और वो जो सीटी की आवाज़ थी वो वास्तव में इसी हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक में अनुनाद की अवस्था में बहुत तेज ध्वनि की जो आवाज़ आती है, यानी अनुनाद होता है वहाँ पर और ध्वनि की आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसी तरीके से आपने अपने आसपास बहुत सारे तंतु वाद्य जैसे गिटार, वायलिन वगैरह देखा है, वीणा, इन सब में जो है एयर कॉलम में वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए विशेष आकार की कैविटी बनाई जाती है और विशेष आकार का उसमें छेद बनाया जाता है जिससे होकर हवा का जो है बहाव वो पूरे यंत्र में हो सके। और इस प्रकार वहाँ पर भी देखा जाए तो हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक का सिद्धांत ही काम करता है, जिसके कारण हमको मीड़, गमक और दूसरी चीज़ें जो हैं उन वाद्य यंत्रों में सुनाई देती है। उन्हें ट्यून करने के लिए भी हम इसी कैविटी का इस्तेमाल करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक है तो बहुत सिंपल सा एक यंत्र, लेकिन आजकल इसका उपयोग कई डायमेंशन में होने लगा है। सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ ने इसे बनाया था टू आइडेंटिफाई म्यूज़िकल नोट्स, बहुत शुद्धता से सा, रे, गा, मा इन सभी स्वरों को पहचाना जा सकता है, कोई डेविएशन तो नहीं हुआ, ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये इसका प्राइमरी काम था। दूसरा महत्वपूर्ण इसका उपयोग जो है वो होता है किसी भी प्रकार के इंजन में लो फ्रीक्वेंसी साउंड को रिड्यूस करने के लिए। इंजन की ट्यूनिंग में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। पूरे इंजन को तो नहीं खोला जा सकता, लेकिन जो उसका साउंड है उससे हम उसकी गड़बड़ियों का पता लगा लेते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सबसाइड कर दिया जाता है ताकि इंजन की ट्यूनिंग को चेक किया जा सके। एयरक्राफ्ट में एकाउस्टिक लाइनर के रूप में हेल्महोल्ट्ज़ कैविटी का यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे कि कभी भी जब हमको किसी रूम को, या जैसे एयरक्राफ्ट है उसमें उसके इंजन से निकलने वाली आवाज़ को यात्रियों तक नहीं पहुंचने देना है, या हम रिकॉर्डिंग के लिए किसी रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह का रेजोनेंस या इको ना हो, तो हम एक विशेष तरह के एक वॉलपेपर का यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारी कैविटी बनी होती है। इसे एकाउस्टिक लाइनर कहते हैं। ये जो कैविटीज़ होती हैं ये अगेन बहुत लो फ्रीक्वेंसी के नॉइज़ को रोक देती हैं और किसी खास फ्रीक्वेंसी के नॉइज़ को ही अपने से होकर जाने देती हैं, और इस तरीके से वे जो नॉइज़ है उसको कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इनका उपयोग अकाउस्टिक फ़िल्टर के लिए होता है, और आजकल साउंड एनालाइज़र लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, जहाँ पर चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, जब गाना आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें भी साउंड एनालाइज़र लगा होता है। और ये साउंड एनालाइज़र है जिसमें 14 अलग अलग साइज़ और शेप के हेल्महोल्ट्ज़ कैविटी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग देख पाता है। तो ये था हेल्महोल्ट्ज़ ऑसिलेटर कैसे काम करता है और कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। थैंक यू।